नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। 28 मई 1971 को रिलीज हुई थी फिल्म हाथी मेरे साथी। ड्रामा म्यूजिकल रोमांस से भरी इस फिल्म में राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार और के एन सिंह वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 80 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर रही थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। लेकिन फिर अफसोस की बात यह रही कि 19 में फिल्म फेयर में एक अवार्ड जीतना तो दूर, इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हुआ था। सबसे पहले ये बता दें कि हाथी मेरे साथी फिल्म को बनाने वाले चिन्नप्पा देवरकोन हैं, जिन्होंने साउथ फिल्मकारों के लिए हिंदी सिनेमा के रास्ते खोले। चिन्नप्पा देवर दरअसल साउथ के मशहूर अभिनेता व पॉलिटिशियन एम.जी. रामचंद्र की फिल्मों के निर्माता रहे हैं। लेकिन बात 1969 की है, जब एम.जी.आर. की सियासी गतिविधियां एकदम से बढ़ गई और फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ गई। इसलिए चिन्नप्पा तब बिना एम.जी.आर. के एक छोटे बजट की फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में फिर एक दिन उनके पड़ोसी डायरेक्टर श्रीधर ने उन्हें एक हिंदी फिल्म बनाने का आइडिया दिया, तो चिन्नप्पा देवर के दिमाग में तुरंत अपनी ही एक फिल्म देईवा चेल का रीमेक बनाने का ख्याल आ गया। इसलिए उन्होंने ओरिजिनल फिल्म की कहानी में थोड़ा फिर बदल किया और कहानी सुनाने पहुंच गए सीधे संजीव कुमार के पास। लेकिन अब संजीव कुमार ने फिल्म को रोमांटिक ट्रैक होने के हिसाब से नहीं पाया और चिन्नप्पा देवर को राजेश खन्ना से मिलने की सलाह दे दी। राजेश खन्ना तब आराधना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और चिन्नप्पा फिर उन्हें इसी फिल्म के सेट पर मिले। लेकिन अब राजेश खन्ना को यह समझ नहीं आया कि वे फिल्म करें या ना करें, क्योंकि राजेश खन्ना ने उन्हीं दिनों जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार को उनका कार्टर रोड वाला आशीर्वाद बंगला बेचने के लिए मना लिया था। इसलिए राजेश खन्ना को तब काफी बड़ी रकम चाहिए थी और उन्हें लग नहीं रहा था कि चिन्नप्पा देवर उन्हें इतनी बड़ी रकम दे पाएंगे। इसलिए फिर जितनी रकम राजेंद्र कुमार ने अपने बंगले की मांगी थी, राजेश खन्ना ने वही रकम हाथी मेरे साथी करने के लिए चिन्नप्पा देवर से मांग ली। लेकिन अब देखिए, सैंडो एमएमए चिन्नप्पा देवर का जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा उनका दिल भी था। राजेश खन्ना ने जितनी रकम मांगी, सारी रकम उन्होंने एक सूटकेस में भरकर राजेश खन्ना के सामने लाकर रख दी। बस इस तरह फिर काका राजेश खन्ना ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े 5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर लेकर हाथी मेरे साथी फिल्म साइन कर ली और फिर बड़ी आसानी से राजेंद्र कुमार का आशीर्वाद बंगला खरीद लिया। वैसे बता दे, राजेश खन्ना ने इस फिल्म के लिए पूरे 9 लाख रुपए वसूले थे और तब वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार भी बन गए थे, जिसका जिक्र यासिर उस्मान की लिखी बुक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में भी किया है। और साथ ही ये भी बताया कि काका राजेश खन्ना तब कैश से भरा ये सूटकेस साथ में लिए घूमते थे और जो भी दिखाने को बोलता उसे दिखाते थे। इसलिए उन दिनों पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा हो रही थी कि काका को 5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट मिला है। 5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट देकर चिन्नप्पा देवर इसके बाद राजेश खन्ना से तब मिले जब उनकी आराधना फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। अब प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर की खासियत थी कि वे मौके पर चौका मारने से कभी नहीं चूकते थे। इस बार उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि आराधना की कामयाबी के बाद उन्हें कितनी रकम राजेश खन्ना को और देनी है, ताकि उनकी बढ़ी हुई मार्केट प्राइस वे मैच कर सकें। तब राजेश खन्ना को चिन्नप्पा की ये बात भा गई और बोले कि आराधना अगर फ्लॉप होती तो क्या वे मार्केट प्राइस कम करने को राजी होते। फिल्म तो अब उसी रेट पर बनेगी जिस रेट पर तय हुई है। इसलिए उन्होंने चिन्नप्पा देवर से कुछ दिन बाद आने को कहा ताकि शूटिंग के लिए डेट्स डिसाइड कर सकें। अरे इस सुनहरी मौके को हाथ से मत जाने दो, मान लो ऊपर वाला खुद छप्पर फाड़ कर तुम्हारी मदद के लिए आ गया है। अब चिन्नप्पा तो चेन्नई लौट गए, पर स्क्रिप्ट पढ़कर राजेश खन्ना के होश उठ गए और उन्हें पसीना आ गया। उन्हें लगा कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी तो बुरी तरह पिट जाएगी और उनके करियर पर असर पड़ेगा, वो अलग। ऐसे में फिर राजेश खन्ना को सलीम खान याद आए। वे उनके पास गए और बोले कि ये स्क्रिप्ट बहुत घटिया है, इसे वापस भी कर देता, लेकिन काफी पैसे ले चुका हूँ। अब सलीम जावेद उन दिनों बड़ा नाम नहीं थे और वे सीपी फिल्म्स में काम कर रहे थे और उन्हीं की लिखी कहानी पर डायरेक्टर रमेश सीपी अंदाज फिल्म बना रहे थे। वैसे इस फिल्म की पूरी कहानी लिखी तो सलीम जावेद ने ही थी, लेकिन अलग अलग टाइम पर जुड़े राइटर्स को भी क्रेडिट दिया गया था। इसलिए फिर राजेश खन्ना की दी स्क्रिप्ट को जब सलीम जावेद ने पढ़ा तो कहा कि उनकी एक शर्त है कि इसमें जितने बदलाव करेंगे उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। राजेश खन्ना बोले कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। इसलिए सलीम जावेद ने राजेश खन्ना की इमेज को ध्यान में रखकर कहानी लिखी और पुरानी कहानी में 4 हाथी को छोड़कर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। बस इस तरह फिर प्यार की दुनिया टाइटल से बनने वाली फिल्म हाथी मेरे साथी टाइटल से बनकर रिलीज हुई और जब ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो सलीम जावेद का नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दिलो दिमाग पर छा गया।
फिल्मी दुनिया में अक्सर आपने बड़े सितारों के नखरों के बारे में सुना होगा कि सेट पर अपनी शर्तों पर काम करने को लेकर अक्सर बड़े स्टार मशहूर रहते हैं। ऐसे में फिर इन सितारों के साथ काम करना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए भी आसान नहीं होता। इसलिए कई बार तो सितारों के नखरों से परेशान होकर सेट पर कुछ ऐसा भी होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। सो इसलिए ऐसा ही कुछ हाथी मेरा साथी के सेट पर भी हुआ था। बता दे, फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा एक बड़ा नाम है। प्रेम ने अपने किरदारों से दर्शकों को कई बार डराया है तो कई बार दर्शकों को उनसे नफरत भी हुई है। अब प्रेम चोपड़ा ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। इनमें से राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की हैं। इसलिए खुद प्रेम चोपड़ा मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर समय के बड़े पाबंद थे और हमेशा सही समय पर शूट करने के फेवर में थे। जबकि वहीं राजेश खन्ना लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर थे। वे कभी भी सेट पर टाइम से नहीं आते थे। सो इसलिए राजेश खन्ना को टाइम पर बुलाने के लिए चिन्नप्पा एक शख्स को सुबह 6 बजे ही उनके पास भेज दिया करते थे। लेकिन बावजूद इसके कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजेश खन्ना सेट पर 11-12 बजे तक ही आया करते थे। अब चिन्नप्पा काका को सीधे तौर पर तो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक तरीका खोज लिया था और वो तरीका ये था कि राजेश खन्ना जब 11-12 बजे सेट पर पहुंचते हुए किसी शख्स को पीटने लगते और चिल्ला कर बोलते कि तुम्हें टाइम पर आने की कीमत नहीं पता, क्या तुम्हें रुपए नहीं मिलते। अब ये सब देख कर राजेश खन्ना समझ गए कि ये सब उनके लिए हो रहा है। बस फिर क्या था, इसके बाद राजेश खन्ना भी सेट पर टाइम से आने लगे। फिल्म हाथी मेरे साथी का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि सलीम जावेद को राइटर का पूरा क्रेडिट देने का वादा राजेश खन्ना ने सलीम खान को पहली मुलाकात में ही कर दिया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सलीम जावेद को केवल स्क्रीन प्ले राइटर का ही क्रेडिट मिला और डायलॉग राइटर का क्रेडिट इंदिरा आनंद को दे दिया। जबकि फिल्म को दोबारा लिखे जाने के बाद इसमें 90% डायलॉग सलीम जावेद के थे। इसलिए जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही थी तो प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर ने राजेश खन्ना के कहने पर मुंबई के ट्रेड अखबारों में एक इश्तिहार दिया गया थी मेरे साथी फिल्म सलीम जावेद ने लिखी है, लेकिन इसमें उन्हें सही क्रेडिट नहीं मिला है। हालांकि फिर भी सलीम जावेद की नाराजगी दूर नहीं हुई और दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। फिल्म ने करोड़ों रुपए की कमाई की है, लेकिन उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये दिए गए हैं। इसलिए इसके बाद आगे आने वाली फिल्मों के लिए वे और ज्यादा पैसों की डिमांड तो करेंगे ही, साथ ही फिल्म के पोस्टर पर भी नाम लिखवाएंगे, क्योंकि दरअसल हाथी मेरे साथी फिल्म के पोस्टर पर सलीम जावेद को क्रेडिट नहीं दिया गया था। 1969 में आई फिल्म आराधना की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी की डिमांड बढ़ गई थी। कई फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और चिन्नप्पा देवर भी उन्हीं में से एक थे, जो हाथी मेरा साथी में राजेश खन्ना के अपोजिट उन्हें मुंह मांगी कीमत पर साइन करना चाहते थे। लेकिन शर्मिला ने तब दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते हाथी मेरा साथी करने से इनकार कर दिया। बस इस तरह फिर चिन्नप्पा ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक दूसरी बंगाली हीरोइन तनुजा को साइन कर लिया। वैसे हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना के अपोजिट तनुजा की पहली फिल्म थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद तनुजा की बेटी काजोल उनसे नाराज हो गई थी। अब ये बात फिल्म की रिलीज के कोई 9-10 साल बाद की है, जब काजोल कोई 6 साल की थी और तनीषा 3 साल की थी। इसलिए उनके मन में ये बात बैठ गई कि उनकी मां तनुजा की वजह से ही फिल्म में हाथी की मौत हुई है। अब तनुजा आगे बताती है कि इस वजह से काजोल ने उनसे कोई 2 हफ्तों तक बात नहीं की थी और फिर इसके बाद भी वे अक्सर उनसे पूछती रहती थी कि उन्होंने हाथी को क्यों मारा। इसके अलावा तनुजा एक किस्सा ये भी बताती है कि कई सालों बाद जब वे अपनी बेटी काजोल के साथ सर्कस देखने गई थी तो एक हाथी ने उनका पल्लू पकड़ लिया था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए तनुजा ये देखकर हैरान थी कि हाथी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। ऐसे में तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हाथी उनकी फिल्म हाथी मेरे साथी में इस्तेमाल हाथियों में से एक है और इतने साल बीत जाने के बावजूद ये उन्हें भूला नहीं है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में वो जानवर ही सब कुछ है, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं। हाथी मेरे साथी में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। जैसे करता है ये दिल बर जाने चले हवा मस्तानी। अब हाथी मेरे साथी का गीत संगीत सुपरहिट था, जिसमें टाइटल गाना चल चल मेरे हाथी समेत नफरत की दुनिया को छोड़ के और दुनिया में रहना तो काम कर प्यारे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सदाबहार गाने हैं, जिन्हें हम आज भी सुनना पसंद करते और सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर ने हाथी मेरे साथी में पहले बतौर संगीतकार शंकर जयकिशन को साइन किया था,
लेकिन दोनों अपने काम में ज़्यादा फास्ट नहीं थे और थोड़ा टाइम लेकर संगीत बनाते थे। और वहीं चिन्नप्पा को अपनी फिल्म के लिए गाने जल्दी चाहिए थे ताकि वे फटाफट शूटिंग कर फिल्म को रिलीज कर सकें। इसलिए किसी ने उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुझाया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी तब काफ़ी बिजी थे। इसलिए चिन्नप्पा को एक दिन जब ये पता चला कि लक्ष्मीकांत के बेटे का पहला जन्मदिन है तो वे शाम को बिना बुलाए लक्ष्मीकांत के घर पहुंच गए। हालांकि घर पहुंचने से पहले चिन्नप्पा ने रास्ते में सोने की ढेर सारी गिन्नियां खरीद ली थी, जिन्हें फिर उन्होंने लक्ष्मीकांत के साल भर के बेटे पर निछावर कर दिया। बस इसके बाद क्या था, लक्ष्मीकांत को अपनी पत्नी की जिद पर आती मेरे साथी का संगीत तैयार करना पड़ा। वैसे चिन्नप्पा ने आती मेरे साथी फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइनिंग अमाउंट के तौर पर चांदी की प्लेट में रखकर 1 लाख रुपए दिए थे और फिर फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद इतनी रकम दोनों को और भी दी थी। इसलिए किसी हिंदी फिल्म के संगीतकार को एक फिल्म के लिए संगीत देने के लिए मिली ये तब तक की सबसे बड़ी रकम बताई जाती है। बॉलीवुड में कई गाने ऐसे बने हैं जिसमें गायकों ने ऐसी आवाज दी है कि वे फिल्म की जान बन गए हैं। इसलिए फिर ऐसा ये गाना नफरत की दुनिया को छोड़कर आती मेरे साथी फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया था, जिसे सुनकर दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले काफ़ी हंगामा हुआ था, क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी ये गाना गाएं, क्योंकि आती मेरे साथी में बाकी के सभी गाने किशोरदा ने गाए थे, जिनकी आवाज़ राजेश खन्ना पर काफ़ी सूट भी करती थी। इसलिए खबरों की माने तो इस गाने के बारे में जब किशोरदा को बताया गया तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि इस गाने के साथ मोहम्मद रफ़ी ही न्याय कर सकते हैं। लेकिन अब राजेश खन्ना थे जो इस बात को मान नहीं रहे थे। वे चाहते थे कि किशोरदा ही इस गाने में आवाज़ दें। सो ऐसे में फिर किशोरदा उनसे मिले और कहा कि यह गाना सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही बेहतर तरीके से गा सकते हैं। तो किशोरदा के समझाने पर राजेश खन्ना ने हामी भर दी, जिसके बाद फिर मोहम्मद रफ़ी को जब गाने के लिए अप्रोच किया गया तो वे तुरंत गाने को तैयार हो गए। और फिर देखिए जब यह गाना रिकॉर्ड हुआ तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक पूरे भाव के साथ रफ़ी ने यह गाना रिकॉर्ड किया था। ऐसे में फिल्म के जरिए ये गाना जब सबके सामने आया तो हर दर्शक इसके भावों में डूब गया। यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी मान गई कि कुछ गाने सिर्फ रफ़ी साहब के लिए ही बने हैं। जब जानवर कोई इंसान को मारे। राजेश खन्ना की रिक्वेस्ट पर आती मेरे साथी फिल्म को दिल्ली व आसपास के शहरों में पहले रिलीज किया गया था, लेकिन जब फिल्म को शुरू के 3 दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर थोड़ा उदास हो गए। इस पर राजेश खन्ना ने उन्हें कहा कि वे दिल्ली आ जाएं, यहाँ बैठकर बात करेंगे। अब चिन्नप्पा चेन्नई से ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए निकल पड़े तो उधर सोमवार को फिल्म निकल पड़ी, क्योंकि इतवार को फिल्म की इतनी शानदार माउथ पब्लिसिटी हुई कि सोमवार के बाद से सारे सिनेमाघरों में शोज हाउसफुल जाने लगे। जिसके बाद राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत के साथ मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी शक्ति राज बनाई और फिर इसी कंपनी ने बम्बई में 14 मई को इस फिल्म को शानदार तरीके से रिलीज किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी धुआंधार कमाई कि एमजीआर ने चिन्नप्पा देवर को बुलाकर इस फिल्म को फिर से तमिल में बनाने को कहा, जिसके बाद ये नल्ला नेरम टाइटल से 1972 में तमिल में रिलीज हुई और वहां भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हाथी मेरे साथी फिल्म की कामयाबी के बाद चिन्नप्पा देवर की सभी हिंदी फिल्में जानवर और इंसानों के रिश्तों पर ही आधारित थी। फिर चाहे वो 1972 में आई जानवर और इंसान हो, 73 में आई गाय और गोरी हो, 75 में आई राजा हो, 76 में आई माँ हो या फिर 78 में आई मेरा रक्षक ही क्यों ना हो, चिन्नप्पा देवर ने इन्हीं फिल्मों के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। वैसे एक बात यह भी है कि हाथी मेरे साथी फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए इसके बाद 1977 में सफ़ेद हाथी टाइटल से फिल्म बनाई गई। वहीं फिर आगे चलकर 1981 में आई थी मिथुंदा गिमा और मेरे हाथी, 1989 में आई थी दोस्त व मैं तेरा दुश्मन, और यहाँ तक कि 2019 में आई विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली समेत कई और ऐसी फिल्में हैं जिनमें इंसान और हाथी के बीच उस रिश्ते को दिखाया गया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे लिए जानवर होंगे, लेकिन मेरे लिए इंसानों से भी बढ़कर। मैं इनकी खातिर खुद बिक सकता हूँ, लेकिन इन्हें नहीं बेच सकता। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जब तक तू जिंदा है मैं उस घर में चैन से नहीं रह सकती। नालायक, मैंने तुझे बांध के रखा था ना, तूने चेन क्यों तोड़ी? फाइनली बेजुबान जानवरों को रुपहले पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाने वाली हिंदी फिल्मों में राजेश खन्ना और तनुजा की हाथी मेरे साथी नंबर 1 फिल्म है, जिसकी कहानी ने दर्शकों की आंखों में आंसू टपका दिए थे। इसके अलावा ये फिल्म जिस दिन बम्बई में रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन सिप्पी फिल्म्स ने अपनी अंदाज फिल्म को लेकर 2 पेज का एक इश्तिहार वीकली फिल्म मैगजीन स्क्रीन में रिलीज किया था।
और बताया कि अंदाज एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज के पहले हफ्ते में 10 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है और यहाँ तक कि हर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से 50 लाख रुपए कमाने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। लेकिन फिर हाथी मेरे साथी ऐसी फिल्म थी जिसने ये रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही हर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से 1 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म भी बनकर उभरी। और बच्चों के बीच तो इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज था कि स्कूलों को भी हफ्ता भर पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी। इसके अलावा यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि हाथी मेरे साथी का डायरेक्शन है थिरुमुगम ने किया था, जो प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर के छोटे भाई थे। उन्होंने फिल्म की शूटिंग चेन्नई के वानी स्टूडियो में 1970 में शुरू की थी। हालांकि फिर सारे आउटडोर सीन उन्होंने ऊटी में फिल्माए थे। सो हाथी मेरे साथी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।